नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों के बारे में। कृषि जलवायु खंडों से कोपेन व थॉर्नवेट का वर्गीकरण कैसे याद करते हैं, राजस्थान की जलवायु कैसी है, जलवायु से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो 10 में। फिर उसके बाद NARP के अनुसार कितने कृषि जलवायु खंड है, 131। इसके बाद प्लानिंग कमीशन के आधार पर कितने हैं, 15। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश है, अगर राजस्थान में पूछे जाए तो राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश है, 5। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है, 10। NARP के अनुसार कितने कृषि जलवायु खंड है, 131। प्लानिंग कमीशन के आधार पर कितने, 15। और राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश है, तो राजस्थान में 5 जलवायु है, जैसे शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है, अति आर्द्र है। ऐसे 5 कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर तो 5 है और कृषि जलवायु खंड के आधार पर 10 है। अब आप देखते हैं सबसे पहले कृषि जलवायु खंड 10 कौन कौन से हैं। फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए है, सेकंड बी है, ऐसे थर्ड ए है, थर्ड बी है, फोर्थ ए है, फोर्थ बी और ये फिफ्थ। ये राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपको देखो जैसे फर्स्ट फोर्थ दे दे, सी यानी डी दे दे, तो वो भी क्या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ ए बी सी है, सेकंड में ए और बी है, थर्ड में ए और बी है, फोर्थ में भी ए और बी और फिफ्थ है। ठीक है ना। तो राजस्थान को जलवायु क्षेत्र के आधार पर 10 भागों में बांटा गया था कृषि जलवायु खंड के आधार पर। और जलवायु क्षेत्र के 5 जो 5 मैं आपको बता चुका हूं, शुष्कता, अर्ध शुष्कता, उपाद्रता, आर्द्रता और अति आर्द्रता, तो वो 5 बता दिए और 10 ये। अब अपन बात करेंगे कि कौन से जलवायु खंड में कौन से जिले आते हैं। जैसे फर्स्ट ए में कौन आता है, फर्स्ट बी में कौन आता है, फर्स्ट सी में कौन आता है, सेकंड ए सेकंड बी में कौन सा जिला आता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, आप एक ट्रिक याद रखनी है। बाजों ने श्री हनुमान जी के साथ जेल में बीकानेरी नमकीन खाए। याद रखना है आपको, बाजों ने श्री हनुमान जी के साथ जेल में बीकानेरी नमकीन खाए। जेल से बाजों को छुड़ाने के लिए NS आया। NS कहाँ का रहने वाला था, पाली का रहने वाला था। आने के बाद सबसे पहले उसने जटा कटाई, और जटा कटाने के लिए वो कहाँ लेके गया, भरतपुर संभाग में। कहाँ लेके गया, भरतपुर संभाग में लेके गया। फिर उसके बाद वो उसे घुमाने के लिए, जटा तो भरतपुर में कटाई थी, घुमाने के लिए उदयपुर में लेके आया। उदयपुर 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग विकसित, एक अविकसित। यानी कि एक आप ऐसा मान लो आदिवासी, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, एक में आपका उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो पहला वाला जो उदयपुर आया था, इसके अंदर नॉर्मली आ जाएगा, एक तो आ जाएगा भीलवाड़ा, चित्तौड़, और एक उदयपुर आ गया। इसके अंदर आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये हो गया। और उसके बाद अपन फिफ्थ में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आ गए। देखो, अब चीजों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने बताया आपको, बाजों ने किसके साथ, श्री हनुमान जी के साथ जेल में क्या खाए, बीकानेरी नमकीन। जेल में से बाजों को छुड़ाने के लिए NS आया। NS कहाँ का रहने वाला था, पाली का। सबसे पहले आते ही पहले उसने कटाई जटा। जटा कटाने के लिए वो कहाँ लेके गया, भरतपुर में लेके गया। और फिर उसके बाद जब वो बहुत दिनों से जेल में था, तो उसको घुमाने के लिए वो उदयपुर लेके आया। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। मेवाड़, मेदवाड़, प्रागवाड़, जिलों की नगरी, सैलानियों का शहर, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से उदयपुर को जाना जाता है। तो उदयपुर को 2 भागों में बांटा गया। पहला वाला उदयपुर भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर था। दूसरे वाले के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आया। और 5वें के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब अपन बात करेंगे जिलों के बारे में। तो बांका मतलब तो हो गया बाड़मेर,
जो का मतलब हो गया जोधपुर, श्री का मतलब हो गया श्री गंगानगर, हनु का मतलब हो गया हनुमानगढ़, जेल का मतलब हो गया जैसलमेर, और ये हो गया आपका बीकानेर। उसके बाद एन का मतलब हो गया नागौर, और एस का मतलब हो गया शेखावाटी क्षेत्र। पाली, पाली आएगा तो जालोर भी आएगा, और जालोर आएगा तो सिरोही भी आएगा। जे का मतलब जयपुर हो गया, टी का मतलब टोंक हो गया, और ए का मतलब हो गया अजमेर। भरतपुर संभाग में वही आगे सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये सारे के सारे, उधर अलवर, ये सारे भरतपुर संभाग में आ गए। उदयपुर वाला में पहला वाला उदयपुर ये हो गया, दूसरा वाला उदयपुर हो गया, और फिर तो हो गया। अब अपन बात कर लेते कि कौन सा जलवायु क्षेत्र कौन सा था, तो उसके बारे में देखो। सबसे पहला आया बाजो, तो ये हो गया फर्स्ट ए। फिर उसके बाद आया श्री गंगानगर हनुमानगढ़, तो ये हो गया फर्स्ट बी। जैसलमेरी और बीकानेर हो गया ये फर्स्ट सी। नागौर ये हो गया सेकंड ए, ये दोनों हो गया सेकंड बी। जयपुर, टोंक, अजमेर हो गया थर्ड ए। भरतपुर संभाग हो गया थर्ड बी। उदयपुर संभाग का पहला वाला उदयपुर हो गया फोर्थ ए, दूसरा वाला उदयपुर हो गया फोर्थ बी, और लास्ट वाला हो गया अपना फिफ्थ। समझ में आया नहीं आया? आप इस चीज को देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। मैंने अभी तक आपको बताया कि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया, जलवायु क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में बांटा गया, NARP के अनुसार 131 में, प्लानिंग कमीशन के आधार पर 15 भागों में बांटा गया। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कृषि जलवायु खंड राजस्थान में, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको राजस्थान में कृषि जलवायु खंड पूरी तरीके से याद है तो आपको कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण भी पूरी तरीके से याद है। इस चीज के बारे में अपन बात कर रहे थे तो सबसे पहले अपन एक ट्रिक लिखी थी कि बाजू ने श्री हनुमान जी के साथ जेल में बीकानेरी नमकीन खाए। जेल से छुड़ाने के लिए NS आया, NS पाली का रहने वाला था। सबसे पहले उसने जटा कटाई और जटा कटाने के लिए वो भरतपुर लेके गया। उसके बाद जब वो बहुत दिनों से बाजू जेल में था तो उसको मून प्रेस करने के लिए, ऐसे मतलब उसको अच्छी तरह घुमाने के लिए वो उदयपुर लेके आते हैं। उदयपुर को 2 भागों में बांटा गया था, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, ये तीनों ऊपर वाले थे, और ये नीचे वाला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ था, फिफ्थ में कोटा बूंदी था। जो अपन ने बाजो का मतलब, बा का मतलब बाड़मेर था, जो का मतलब जोधपुर था, तो ये फर्स्ट हो गया। श्री गंगानगर हनुमानगढ़, तो श्री का मतलब तो हो गया था श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया था, फर्स्ट बी में आ गया। जेल का मतलब जैसलमेर और बीकानेर हो गया था, ये फर्स्ट सी में आ गया। उसके बाद नागौर और शेखावाटी क्षेत्र अपना सेकंड ए में आ गया। पाली आया तो जालोर भी आएगा, जालोर आया तो सिरोही भी आएगा, तो तीनों के तीनों सेकंड बी में आ गए। फिर आ गया जटा, जयपुर, टोंक, अजमेर जो थर्ड ए में आ गया। भरतपुर संभाग थर्ड बी में आ गया, और उदयपुर संभाग की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्थ ए में आ गया, और ये फोर्थ बी में, और लास्ट ए वाला फिफ्थ हो गया। अभी तक अपन ने पढ़ा कि कौन सा जलवायु खंड के अंदर कौन सा जिला आ रहा है। जैसे फर्स्ट ए के अंदर बाड़मेर, जोधपुर आया। फर्स्ट बी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आया। फर्स्ट सी में अपन ने बात करी जैसलमेर, बीकानेर आया। सेकंड ए के अंदर अपने पास नागौर और शेखावाटी क्षेत्र आया। सेकंड बी के अंदर जालोर, पाली, सिरोही आया। थर्ड ए के अंदर अपने पास जयपुर, टोंक, अजमेर आया। उसके बाद थर्ड बी के अंदर अपने पास भरतपुर संभाग आया। फोर्थ ए में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ आया। सेकंड फोर्थ जो बी था अपना, उसके अंदर अपने पास नॉर्मली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो आदिवासी जो वागड़ प्रदेश आया। और उसके बाद फिफ्थ यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश से सीमा लगती है, वो वाला क्षेत्र अपने पास आया। इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा। अब अपन इनके उपनाम, जैसे मान लो फर्स्ट ए तो बाड़मेर, जोधपुर का आप उपनाम क्या दोगे, फर्स्ट बी का क्या दोगे, फर्स्ट सी का। उसके बाद फिर अपन जलवायु क्षेत्र के कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक आपके पास आया फर्स्ट ए, एक आया आपके पास फर्स्ट बी, एक आया फर्स्ट सी, और एक आया सेकेंड ए। पहले 4 का अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन चारों के बारे में, इनके उपनाम के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो आप सोचो। सबसे पहले इसके अंदर आएगा एक तो बाड़मेर और एक आएगा जोधपुर। फर्स्ट बी के अंदर एक आएगा श्रीगंगानगर और एक आएगा हनुमानगढ़। इसके अंदर आएगा जैसलमेर, यह आ गया बीकानेर। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि छुड़ाने के लिए एनएस आएगा यानी नागौर, और ये हो गया शेखावाटी क्षेत्र यानी कि सीकर चोरू झुंझुनू आ गया। ठीक है ना, तो इस चीज का भी आपको याद रखना। अब आप आ जाइए, सबसे पहले ऊपर वाले तीन ले लो, बाड़मेर जोधपुर ले लो, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ले लो, जैसलमेर और बीकानेर ले लो। इन तीनों के बारे में देखो तो इन तीनों में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा तीनों में गर्मी कहां पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा जैसलमेर बीकानेर में। तो ये मान के चलो कि अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र या शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है ना, आप इसको शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र भी कह सकते हो और आप इसे अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र भी कह सकते हो। उसके बाद इन दोनों में गर्मी कहां पड़ रही है, सबसे कम इसमें पड़ रही है, तो इसको आप कहोगे शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र, यानी कि ये आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, आप इसको कह दोगे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को इसको आप कहोगे उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र, उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र। क्योंकि आप याद रखना बेटा कि पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक हरिके बैराज बना हुआ है, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जिसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। वो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिमी सिंचाई करती है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर इरिगेशन वो करती है तो वो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में करती है। यानी कि अगर आपसे पूछे पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहाँ है, तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। और नहरों से ज्यादा सिंचाई करने से वहां सीपेज की समस्या पाई जाती है और सेम की समस्या भी सबसे ज्यादा, और वहां की मृदाएं नहरी पानी के कारण लवणीय व क्षारीय मृदाएं होती जा रही है। तो आपको ये सब चीजों का याद रखना है। सीपेज, सेम की समस्या कहाँ है, सीपेज की समस्या कहाँ है, किन जिलों में, तो वो सारा का सारा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। और सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो हरिके बैराज बना हुआ था उससे वहां सिंचाई हो रही है, यानी कि उत्तरी सिंचित मैदानी क्षेत्र के नाम से इसे जानोगे। उसके बाद आ जाओ नागौर में, नागौर और शेखावाटी क्षेत्र, तो इसका उपनाम होगा बेटा, आपने देखो कांतली नदी सुना होगा, खंडेला की पहाड़ियां शिखर से निकलती है, गणेश्वर सभ्यता उसी नदी के किनारे बसी। तो अंतर्वर्ती जो नदियां होती है उसका मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंतर्वर्ती मैदानी बोला जाता है। तो ये चारों चीजें आपको याद रखना है। फर्स्ट ए का उपनाम क्या था, फर्स्ट बी का क्या था, फर्स्ट सी का क्या था और सेकंड ए का क्या था। अब आप आगे देखिए, सेकंड बी, एक आ गया आपके पास थर्ड ए, एक आ गया आपके पास थर्ड बी। ठीक है ना, पहले इन तीनों का देखिए। सेकंड बी में मैंने आपको बताया था क्या क्या आएगा। सेकंड बी में आपके पास आएगा पाली आएगा, पाली आएगा तो जालोर भी आएगा, और जालोर आया तो सिरोही भी आएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड ए में। थर्ड ए के अंदर मैंने आपको बताया था कि जयपुर आएगा, टोंक आएगा और अजमेर आएगा। उसके बाद थर्ड बी में बताया अपन को भरतपुर संभाग आया, भरतपुर संभाग आया। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। तो सेकंड बी में पाली, जालोर, सिरोही। तो याद रखो पाली, जालोर, सिरोही, इनके अंदर लूणी नदी बहती है। लूणी नदी आपने देखो जालोर में, बाड़मेर में, पाली, इनके जो सीमावर्ती क्षेत्र में बहती है, तो इसको बोलते हैं लूणी नदी प्रवाही क्षेत्र। इसका उपनाम है लूणी नदी प्रवाही क्षेत्र। लूणी नदी याद होगा आपको कि राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं
जो 6 झीलों में बहती है। लूणी नदी राजस्थान में, नावक पहाड़, आना सागर झील अजमेर से निकलती है, तथा आपको पता होगा बालोतरा तक उसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर के बाद उसका पानी खारा हो जाता है, और ये कच्छ के रण में गिरने वाली एक नदी है। याद रखना, थर्ड ए के अंदर जयपुर टोंक अजमेर आएगा। इसको बोलते हैं अपन, जयपुर टोंक अजमेर को बोलते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और अगर मैं यहाँ की जलवायु की बात करता हूँ तो यहाँ उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। थर्ड बी के अंदर आता है भरतपुर संभाग। याद रखना, भरतपुर संभाग को बाढ़ संभावित क्षेत्र कहा जाता है। उसका कारण है बेटा, भरतपुर संभाग में सबसे ज्यादा उत्खात भूमि पाई जाती है। आपने चंबल नदी का नाम सुना होगा। चंबल नदी को राजस्थान की नॉर्मली मान के चलो कामधेनु कहा जाता है, ठीक है ना। पूर्णतः मतलब अगर पूरे साल बहने वाली बारहमासी नदी भी इसके नाम से जाना जाता है। तो देखो, ये नदी जनापाव की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में 84 के चित्तौड़ से इसकी एंट्री होती है। चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात का पानी राणा प्रताप सागर में गिरता है। राणा प्रताप सागर के बाद ये जवार सागर में आती है, फिर कोटा बैराज में आती है, और कोटा बैराज बनाने के बाद में ये नॉर्मली कोटा के अंदर आई। कोटा से देखो ये नॉर्मली बूंदी के बाद सवाई माधोपुर जाएगी। सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक घाट पर बनास नदी भी इसमें मिलेगी। फिर ये सवाई माधोपुर से करौली जाएगी, करौली से धौलपुर जाएगी, और धौलपुर में यमुना नदी, धौलपुर के बाद जैसे ये उधर जाएगी यूपी में, तो वहाँ इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी बहती है। इसके बीच में कई सारी, जैसे नोनेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी भी चंबल में आके मिलेगी। तो ये नदी क्या होती है कि भरतपुर में, इनमें भरतपुर जो संभाग होता है उसमें उत्खात यानी बाढ़ संभावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, भरतपुर संभाग जो भी होगा वो बाढ़ संभावित क्षेत्र कहलाएगा। ये इसका हो गया। अब अपन देखेंगे आगे। फोर्थ ए बचा अपना, फोर्थ बी बचा, और एक बचा अपना फिफ्थ। तो फोर्थ ए के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो आ गया उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। इसके अंदर आ गया आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आ गया, और इधर आपका कोटा संभाग आ गया, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ गया। तो अब आप देखो, सबसे पहले आ गया आपका नॉर्मली उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इसकी जलवायु जो होगी वो होगी आर्द्र जलवायु होगी। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा उसका? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इसका हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। याद रखना, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में आर्द्र मैदान दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा का हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, और कोटा संभाग का हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये चीजें आपको याद रखनी है कि फोर्थ ए उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गया। सेकंड बी के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया, जिसको आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र का, और फिफ्थ के अंदर कोटा संभाग आ जाएगा, जिसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहा जाएगा। ये राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा अपन ने, कौन सा जिला किस में आया, किस जिले को किसके नाम से जाना गया, इस चीज के बारे में पढ़ा। अब अपन इसके थोड़े आगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोपेन और थॉर्नवेट के वर्गीकरण लिखेंगे। देखो, सबसे पहला आपको याद होगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की वर्षा, यानी राजस्थान में वर्षा कब कब होती है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा क्या है, भारत की वार्षिक वर्षा क्या है, विश्व की वार्षिक वर्षा क्या है। तो अगर अपन बात करते हैं तो तीन चीजें अपने पास, एक राजस्थान है, एक भारत है, और एक विश्व है। राजस्थान की जो है वार्षिक वर्षा है वो 575 mm है, भारत की 1194 mm है, और जबकि विश्व की अगर अपन बात करते हैं तो विश्व की जो जलवायु है, मतलब जो वर्षा है, वार्षिक वर्षा हुआ 1000 mm है। तो ये तीनों चीजें भी आपको याद रखनी है। राजस्थान में 575 mm वर्षा होती है, भारत में 1194 mm, विश्व में 1000 mm। याद रखो, देखो राजस्थान में सबसे शुष्क जो जिला है
सबसे शुष्क जो जिला है, तो वो सबसे शुष्क जिला कौन सा है? राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है, सबसे शुष्क जिला भी है। और आपको पता है यहाँ जैसलमेर में सेना के जवानों की देवी तनोटिया माता आपने देखा होगा, नॉर्मल वो वहाँ पे इसका मंदिर भी है, तो इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। अब आप आगे देखिए, सबसे शुष्क जिला हो गया। उसके बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वार्षिक वर्षा होती है, जो सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वार्षिक वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान हो जाएगा माउंट आबू। स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू हो जाएगा, और अगर जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। वार्षिक जो जिला है वो तो झालावाड़ है, और स्थान अगर आपसे पूछा तो वो आपका हो जाएगा माउंट आबू में हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि माउंट के बारे में, माउंट देखो, माउंट में से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये सर्दियों में होने वाली जो बारिश होती है उसे माउंट के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस फसल के लिए सबसे फायदेमंद होती है, तो रबी की फसल जैसे गेहूं है, चना है, सरसों, इनके लिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका समय कब से कब तक होगा, तो ये होगा दिसंबर से लेकर जनवरी तक। माउंट जो पड़ने का जो समय होता है, माउंट गिरने का जो समय होता है वो होता है दिसंबर से लेकर जनवरी। ये किसके कारण होती है? तो ये होती है बेटा भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभों के कारण। भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। आप अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट में हवा किधर से किधर चलती है, तो ये उत्तर पश्चिम हवा चलती है। उस समय माउंट के समय कौन सी हवा चलती है? तो माउंट के समय उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है, जिसके द्वारा बारिश होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। माउंट किस समय होती है? सर्दियों के समय होती है। माउंट किस फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है? तो रबी की फसल के लिए होता है। अगला आपसे पूछा जाए कि माउंट गिरने का समय कब होता है, तो रबी से दिसंबर से जनवरी तक होता है। माउंट किसके कारण होता है? भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगर अगला आपसे पूछा जाए कि माउंट जो होती है उस समय हवाएं कौन सी चलती है? उत्तर पश्चिम हवा चलती है। आगे देखिए, राजस्थान में जब बारिश आती है तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो सर्वाधिक बारिश आती है वो किस तब हवा कौन सी चलती है? तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हवा चलती है। सबसे पहला अगर आपसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में जब बारिश होती है, मानसून आता है, तब मानसून की हवाएं किधर से किधर चलती है? तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये पूरा राजस्थान है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी ये पूर्व, ये पश्चिमी, ये उत्तर से दक्षिण। तो ये जो इलाका होता है इससे इधर की ओर चलती है, ठीक है ना। तो याद रखना कि मानसून की हवाएं किधर से किधर की ओर चलती है, तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ये चीज भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मली वर्षा किधर से और बढ़ती है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा किस ओर बढ़ती है, किस ओर घटती है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अरावली पर्वतमाला किधर से बढ़ रही है, किधर घट रही है, किधर चौड़ाई बढ़ रही है, किधर लंबाई बढ़ रही है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किधर से किधर की ओर बढ़ रही है, किधर से किधर की ओर घट रही है, तो याद रखना कि उत्तर पश्चिम से लेकर, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण ओर तो बढ़ती है। समझ रहे हो मेरी बात? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तो बढ़ती है, और दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है? वर्षा घटती है। दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। दक्षिण पूर्व, जैसे मान लो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से इधर आ रही है तो बारिश बढ़ रही है, लेकिन इधर से उधर जा रही है तो फिर घट रही है, क्योंकि जैसलमेर में जो उत्तर पश्चिम है उधर बारिश कम होती है, ये याद रखो। तो उधर से इधर आएगी तो बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते हुए ऐसे जाएगी तो घटेगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो, दो वर्गीकरण अपन को पढ़ने, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोपेन के वर्गीकरण की। अब अगर आपने जलवायु पढ़ा है तो सिर्फ 5 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा, अगर आपने जलवायु अच्छे से पढ़ा है तो देखो, कृषि जलवायु खंड अगर पढ़ा है तो कोपेन का भी आप आधार से दो चीजें याद रखो। कोपेन और थॉर्नवेट में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर बांटा था जलवायु को, जबकि थॉर्नवेट ने उसे वर्षा के आधार पर बांटा था। तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, कोपेन के आधार पर एक होता है BW
HW, एक होता है BSHW, एक होता है CWG और एक होता है AW। ये है पहला वाला है BWSW, BSHW, CWG और AW। ये 4 भागों में बांटा है किसने? कोपेन ने। कोपेन ने किसके आधार पर बांटा है? वनस्पति के आधार पर बांटा है। पहला BWSW था, BSHW था, CWG था, AW था। अब अपन बात कर लेते हैं, इधर भी जलवायु लिख लेते हैं। फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, सेकंड A, सेकंड B, थर्ड A, थर्ड B, फोर्थ A, फोर्थ B और एक हो गया फिफ्थ। देखो इधर अगर अपन बात करते हैं तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ये पहले वाला कॉलम है, ये दूसरे वाला कॉलम है, ये तीसरे वाला कॉलम है, ये चौथा कॉलम है और ये पांचवा कॉलम है। याद रखना, कॉलम याद रखना है आपको, क्योंकि कॉलम से ही इधर वाला मामला सोल्व होगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट का पहला ए, पहला बी, पहले वाले का जितना भी परिवार था सारा ले लिया, सेकंड वाले का सेकंड परिवार अलग, थर्ड ए का थर्ड ए अलग, फोर्थ ए का अलग, फिफ्थ का अलग। हो गई बात। इधर आ जाओ उपनाम में, तो इसको बोलते हैं अपन उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश। और ये कौन सा वाला भाग है बेटा? शुष्क। BSHW में आ जाएगा अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार। इधर आ जाएगा इसका पूर्वी उपाद्र जलवायु और लास्ट वाले में आ जाएगा अति आर्द्र। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा BWSW, तो उसको मैंने कहा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश या शुष्क प्रदेश। BSHW को अर्ध शुष्क कहा, CWG को उपाद्र का, उपाद्र या पूर्वी मैदानी कहा, और अति आर्द्र कहा अपन ने किसको? AW वाले को। अब अपन बात करेंगे BWSW में कौन आएगा, BSHW में कौन आएगा, CWG में कौन आएगा, AW में कौन सा आएगा। तो आप देखो इधर ये पहले नंबर है, क्योंकि इसमें रटना नहीं है बेटा। अगर मैं बात करूं इधर से, तो अपन A से चल रहे हैं, ये पहला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। जैसे ये वाला BWSW आएगा, फिर ये BSHW आएगा, फिर ये CWG आएगा और ये AW आएगा। तो ऐसे पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा रटने वाली बात नहीं है। आपको सिंपल से याद रखना है। अगर इसके हिसाब से आप याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं, जल्दी से सारी चीजें याद आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं BWSW के बारे में। तो इधर वाला पहला कॉलम उठा लो, सिर्फ उसके अंदर आपको एक काम करना है, पहले नंबर वाले को छोड़ दो। BWSW के अंदर आपने पहले वाले पूरे कॉलम को उठाया, पहला वाला ही छोड़ दो। उसके बाद आप आ जाओ BSHW में। BSHW में उसका सेकंड कॉलम देखो, सेकंड A और एक आ गया अपना सेकंड B। अब जो पहले कॉलम में जो छूट गया था उसको भी साथ लेके चलना है, यानी कि उसको भी नहीं छोड़ना है। तो इसके अंदर आ गया ये फर्स्ट A। समझ में आ रहा है आपको? पहले वाले कॉलम में अपन ने पहले वाले कॉलम को उठाया, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी को लिया, सिर्फ पहले वाले को छोड़ दिया। दूसरे वाले कॉलम में अपन ने दूसरे का ए लिया, दूसरे का बी लिया, लेकिन पहला जो छूट गया था उसको साथ में लेके चलना है, लेकिन किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। उसके बाद आ जाओ CWG। CWG के अंदर वो तीसरा वाला आ जाएगा, तो ये आपका थर्ड ए और ये आपका आ गया थर्ड बी। उसके बाद आ जाओ सिर्फ इसके अंदर से, अब कौन सा वाला कॉलम आया? फोर्थ कॉलम आया, तो फोर्थ के अंदर से सिर्फ फोर्थ बी ही आ जाएगा। ओनली यहां पे क्या आ जाएगा? फोर्थ बी आ जाएगा। अब फोर्थ बी के अलावा बचा फोर्थ ए और फिफ्थ, तो ये फोर्थ ए भी इसके अंदर चल जाएगा और फिफ्थ भी इसके अंदर चल जाएगा। सिर्फ झालावाड़ में ज्यादा बारिश होने के कारण, आर्द्र अति आर्द्र होने के कारण झालावाड़ किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये इसके अंदर आ गया झालावाड़, और सारे के सारे जैसे फिफ्थ के अंदर बचा कोटा बचा, बूंदी बचा, बारा बचा, वो सारे के सारे किसके अंदर चल जाएंगे? CWG के अंदर। अब आप एक बार फिर देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। BWSW को अपन ने कहा उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, BSHW को कहा अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, CWG को कहा उपाद्र पूर्वी, AW को कहा अपन ने अति आर्द्र का। ये चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको इधर कॉलम बताया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी का कॉलम बताया, सेकंड ए सेकंड बी का कॉलम बताया, थर्ड ए थर्ड बी का कॉलम बताया, फोर्थ ए और फोर्थ बी का बताया, और एक फिफ्थ का बताया।
इधर अगर अपन बात करते हैं तो पहला वाला BWSW था जिसको अपन ने फर्स्ट बी और फर्स्ट सी कहा। दूसरे वाले में मैंने बताया BSW सेकंड ए सेकंड बी, पहला वाला छोड़ दिया था तो उसको यहां लेके आया। CWG थर्ड नंबर पे था, तीसरा वाला मैंने पूरा लिखा दिया। फोर्थ में आया, फोर्थ में फोर्थ बी लो, फोर्थ का लास्ट वाला लेना है, फोर्थ बी। और उसके अलावा झालावाड़ लिया क्योंकि झालावाड़ नीचे नीचे था, और उसके अलावा जो भी बचे मैंने किस में लिख दिए, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए और फिफ्थ आ गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगर इसको पढ़ लिया, अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर उसने पूछ लिया साहब कोटा कौन से में आता है, आपको रटना ही नहीं है, CWG में आता है साहब, आता है। वो आपसे पूछ ले सब जैसलमेर और बीकानेर, कोपेन और थोनेर, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस में आएंगे, तो आपको रटना ही नहीं है जैसलमेर और बीकानेर, याद करो भैया पहले में फर्स्ट सी BWSW में आएगा सर। घबराने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको प्रश्न आते हैं ना बेटा तो आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। इसके बाद आप अपन थोनवेट का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब एक और चीज थी इसमें कि अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो देखो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ये तो हो जाएगा सबसे छोटा और ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है ना। कृषिगत में तो सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं कृषि में, तो कृषि में तो ये सबसे बड़ा आ जाएगा, देखो CWG, क्योंकि भरतपुर संभाग अगर ये आ रहे तो सारा का सारा ये बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, AW हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं थोनवेट का वर्गीकरण। थोनवेट ने किसको आधार माना है, वर्षा को। किसको आधार माना है, वर्षा को। इसके आधार पर चार प्रकार देखो, सबसे पहला आ जाएगा EAD, फिर आ जाएगा DBW, ये हो गया DAW, DBW, EAD हो गया, और ये हो गया CAW। वही वापस लिख लो, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और एक आ गया आपका फिफ्थ। इसको दोबारा पढ़ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना, मैं आपसे कह रहा हूं आपका कोई प्रश्न गलत होगा ही नहीं। आप इस चीज को सही पढ़ना, EAD, DAW, DBW और CAW। पहला वाला आ जाओ EAD, इसमें देखो 3 कॉलम आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें एक चीज है, ये दूसरा कॉलम था, ये तीसरा है बेटा, और ये चौथा वाला है, और ये पांचवा। याद रखना, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी का पहला कॉलम हो जाएगा, सेकंड ए, सेकंड बी का दूसरा कॉलम, थर्ड ए, थर्ड बी का तीसरा कॉलम, फोर्थ ए, फोर्थ बी का चौथा, और फिफ्थ पांचवें कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ सबसे पहले EAD में। किस में बात करते हैं, EAD में। फिर उसके बाद DAW में बात करेंगे, DBW में बात करेंगे, CAW में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो इनमें से एक चीज उठाओ, बी वाला। ये क्या कह रहा है, बी कॉलम, यानी कि पहले वाले में सबसे पहले जहां बी आ रहा है वो उठा लो। तो ये आ गया सबसे पहले, तो आ गया फर्स्ट बी। समझ में आ रहा है बेटा, EAD, DAW, DBW और CAW। मैंने आपसे कहा सबसे पहले DBW को देखो, बी वाले को, और जहां से अपन कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बी कहां आ रहा है, फर्स्ट बी में, उस बी को अपन लिया है यहाँ। तो DBW, बी और ये बी दोनों को लिया है। पहले वाले कॉलम में कौन बचा, ए बचा और सी बचा, तो ये पहला वाला कॉलम यानी कि फर्स्ट ए बचा और ये फर्स्ट सी बचा। तो फर्स्ट ए और फर्स्ट सी उसमें हो गया। अब आ गया किसका नंबर, DAW का नंबर आ गया। अब ये वाला पूरा बचा हुआ है, सेकंड वाला। तो ये देखो, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी हो गया। सेकंड भी उसी में आएगा, थर्ड भी, क्योंकि थर्ड पूरा इधर हो चुका है तो वही बचा जो ही आएगा। अब आ जाओ किसमें, CAW में। अब बचा अपने पास कौन सा, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ बचा। तो वापस फोर्थ ए तो हमेशा याद रखो उधर भी तीसरे में आ रहा है तो यहां भी तीसरे में आएगा। अब बचा कौन सा, फोर्थ बी, पहले भी चौथे में आ रहा था और यहां पे भी चौथे में आएगा, तो फोर्थ बी आया और इसके अंदर फिफ्थ भी पूरा ही आएगा। लेकिन यहां से सिर्फ एक जिला ट्रांसफर हो जाएगा, उसका नाम है बूंदी, और बूंदी किस में आ जाएगा, DAW में आ जाएगा। तो सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, थर्ड बी,
और एक आ जाएगा बूंदी, तो ये आ जाएंगे DAW में। EAD में फर्स्ट ए फर्स्ट सी आया, फर्स्ट बी किसके अंदर आया, इसके अंदर। अब आप देखो इसके अंदर जिलों के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सारे जिले आपके समझ में आ जाएंगे। सिर्फ इसमें अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको? इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट बी के अंदर, फर्स्ट बी जो कृषि जलवायु खंड था, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ आ रहा था, तो श्रीगंगानगर के साथ बीकानेर भी इसमें आएगा और हनुमानगढ़ के साथ चूरू भी आएगा। याद रखना, इस चीज को बहुत ध्यान से देख लेना आप। यहाँ पे दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ DBW की, तो फर्स्ट बी यानी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ किस किस में आएगा? ये CA जो नॉर्मल अगर अपन बात करें तो फर्स्ट बी यानी कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ आएगा। श्रीगंगानगर की सीमा बीकानेर से लगती है और हनुमानगढ़ की चूरू, तो ये चारों जिले किसके अंदर आ जाएंगे? DBW के अंदर आ जाएंगे। और ये सारे के सारे आप देख लो, नॉर्मली जो चीजें थी सारी की सारी हो जाएगी कि सेकेंड ए हो गया, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ बी, CAW, फोर्थ ए, ये सारे के सारे। अभी मैं आपको जिले वाइज भी लिखा दूंगा कि कौन से के अंदर क्या जिले थे। ये तो आपको सिर्फ समझने के लिए थे बेटा, और आपको समझना है तो ये नॉर्मल चीजों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब उसके बाद आप आगे देखिए, दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर अपन बात करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया सबसे पहला कि BW, SW, फिर उसके बाद आ जाएगा BSAW, फिर उसके बाद आ जाएगा CWG, और फिर उसके बाद आ जाएगा AW। आया? मैंने आपको बोला था पहले के अंदर पहले को छोड़ दो, यानी फर्स्ट बी को और फर्स्ट सी को लिख दो, फर्स्ट बी को और फर्स्ट सी को लिख दो, यही था। इसके अंदर मैंने आपको बोला था BSAW के अंदर फर्स्ट ए, सेकेंड ए और सेकेंड डी, यही था। CWG के अंदर अपन ने अभी पढ़ा कि एक आ जाएगा थर्ड ए, एक आ जाएगा थर्ड बी, एक आ जाएगा फोर्थ ए और एक आ जाएगा आपका फिफ्थ। इसके अंदर मैंने आपको बताया अभी फोर्थ बी बताया था और एक अकेला बताया था झालावाड़। इधर जिलों की अगर अपन बात